हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। ये मसले फाहम तफहीम से हल होते हैं और इंशाल्लाह वो लजीज हो जाएंगे, तो इस पे सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। दोबारा एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर भी जिल्लत उठाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। खान साहब की बहनों का किसी एजेंसी के साथ ताल्लुक होने का तो क्या शुबा भी नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाजरीन, विफाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। लफ्जी गोलाबारी, इल्जामात, माफ़ी मांगने के मुतालबे और फिर मनाजरों के चैलेंज दिए जा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सेनेट में भरपूर तकारीर की और फिर हमने ये भी देखा कि दोनों इजलासों से बाइकआउट भी हुआ और वॉकआउट भी किया। सूरत हाल की हसासियत के पेश नज़र आज सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद मुतहरिक होने का किरदार निभाया। फिर वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उन्होंने तबादला ख्याल किया और पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतों के जो मामलात थे उनको हल करने की कोशिशों का आगाज उनकी तरफ से हुआ है। अब ताहम तहरीके इंसाफ इस सारे अमल को पीपल्स पार्टी का फ्रेंडली फायर करा दे रही है। तहरीके इंसाफ का यह मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, प्रोग्राम में हम आज इस पर बात करने जा रहे हैं। अब तहरीके इंसाफ की बात की जाए तो उनका अंदरूनी जो चैलेंज है वो मजीद गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि अलीमा खान एजेंसियों से राब्ते में हैं और पार्टी में तकसीम पैदा करने की भी वही जिम्मेदार हैं। जबकि आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की बहनों का किसी एजेंसी के साथ राब्ता तो क्या किसी ताल्लुक का शुबा भी नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि झूठ कौन बोल रहा है और पार्टी चेयरमैन इसमें कसूरवार हैं या फिर वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर, और इन बयानात से इनकी पार्टी को नुकसान कितना पहुंच रहा है यकीनी तौर पर यह भी एक अहम सवाल है। और दूसरी जानिब अगर हमारे मामलात की बात की जाए खारजी महाज पर, तो भारत का जंगी जुनून किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और फिर भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराहान के जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात हैं उनके नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर रहे हैं। इन बयानात के बाद तर्जुमान पाक फौज की जानिब से भी मुफस्सल जवाब दिया गया और कहा गया कि अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, हम पूरी क़ुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ फैसला कुन जवाब देंगे। और हमने जवाब पहले भी दिया और इस जवाब को विटनेस भी किया गया पूरी दुनिया की जानिब से। सवाल यह है कि क्या अब भी खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अखवंजादा चट्टान साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन प्रोग्राम के पहले जो मरहले में गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह मैंने भी अभी माजी का हवाला दिया कि माजी करीब में हमने ना सिर्फ भारत को भरपूर जवाब दिया बल्कि उसको विटनेस भी किया पूरी दुनिया ने। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह के बयानात वहां पे सामने आ रहे हैं और फिर हमारी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, अभी भी क्या समझते हैं आप हालात इस तरफ जाएंगे कि एक बार फिर से वही सूरत पैदा हो जाए जंग की? जी, आई थिंक उसमें पहले जो है एक एनालिसिस कर लेते हैं। बरखा ज़ात ने प्रोग्राम किया, इसमें 3 के टॉप एम्बेसडर बैठे थे, एक्स एम्बेसडर। उसमें अरुण सिंह है, राकेश सूद और जवाद अशरफ, और उन्होंने खुद एनालिसिस किया, हमने नहीं किया, और ये कल का प्रोग्राम है। और उन्होंने कहा जी भारत की 4 स्ट्रेटेजिक असम्पशन गलत साबित हुई, ये पिछले 1 साल की बात करें। और इसमें जो एम्बेसडर जवाद अशरफ है, जावेद अशरफ है, उन्होंने ये भी हिंट किया जी कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है, अब अभी उन्होंने ये नहीं कहा जी कि मिलिटरीली क्या, उन्होंने कहा जी कि जो क्रेडिबिलिटी थी पाकिस्तान की ऊपर गई है बिकॉज ऑफ परसेप्शन, ठीक है, और उसमें भारत का बहुत लॉस। और उससे फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि पाक सऊदी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी शायद इसी का आप कह लें उसी की कड़ी है या उसका एक रिजल्ट है। तो ये उनके बड़े सीजन जो एम्बेसडर्स हैं वो कह रहे, वी आर नॉट सेइंग इट। तो आई थिंक मोदी, राजनाथ सिंह और बाकी इनके जो चीफ्स हैं उनको उनकी बात सुननी चाहिए। दूसरा देखें, इनके चीफ के मुंह से ये भी निकला आर्मी चीफ इस दफा हम बड़ी तैयारी से आएंगे, और लोग पूछ रहे जी कि फिर पिछले दफा कम तैयारी थी। और बट दिस इज ऑल आई थिंक एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में इस तरीके की बात करें। देखें दोनों ममालिक SCO के मेंबर भी हैं, वहां भी पुतिन साहब और प्रेसिडेंट शी ने समझाया जब मोदी साहब गए, इंसान के बच्चे बनो, बिकॉज वी डोंट वांट अ वॉर बिटवीन 2 SCO मेंबर। बाकी इस वक्त की बैलेंस टोटली शिफ्ट हो चुका है साउथ एशिया में, और उसमें आप मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का आई वुड से कि जो इन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल से लेके वो मेडिटेरेनियन तक चला गया, फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान का, और लोग इन्वाइट कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हमारे ब्रदर ममालिक, और हम उसमें करेंगे। दूसरा जो है जो मिलिट्री कैलकुलेशन है वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा मुझे एक मिनट सामने रख दें कि भारत की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेट्स से जो टेंशन है
LAC पे हाफ से ज्यादा मिलिट्री इनको डिप्लॉय करनी थी चाइना के साथ, तो 2020 में इनको बहुत ज्यादा फैंटिंग पड़ी थी और 4.5 स्क्वायर किलोमीटर बकौल राहुल गांधी लिया था चाइना ने, PLA ने। तो वहाँ एयरफोर्स की भी इसी तरीके से कमिटमेंट है, बिल्कुल रिजॉल्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना क्लेम कर रहा है, साउथ तिब्बत और एक हॉट है इनकी LAC। तो इस आई थिंक सिचुएशन में टू फ्रंट अगर वो खोलना चाहता है, जो खुद इन्होंने कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था जी कि आई थिंक वन फ्रंट 3 एडवर्सरीज, दिस इज अगेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। तो ये हकायक है ऑन ग्राउंड। बाकी पाकिस्तान का अगर ये समझते हैं कि हम कोई पिछली जंग की तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं, हमेशा हमने अगली जंग की तैयारी की है। 2019 में इनको फैंटी लगाई और उसके बाद से आई थिंक हमारी फोर्सेज ने, अभी पाकिस्तान की आपने देखा कि आर्मी रॉकेट फोर्सेज कमांड भी बन गई है। अभी आपका टेस्ट फायर हुआ है जो आपके मिसाइल्स हैं जो 750 किलोमीटर तक, और वो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, वो HIMARS सिस्टम है जो फतह 4 है। प्लस देयर इज एन एरे, और पाकिस्तान का क्लेम जो है आर्मी का और सर्विसेज का कि इस दफा ईस्ट से शुरू करेंगे, वो बिल्कुल आई थिंक ऑन द डॉट है। बिकॉज उनके लास्ट टाइम डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक और बात की थी कि थैंक्स गॉड वी वर स्पेयर्ड, हमारे सिटीज को अटैक नहीं किया। तो इस दफा फिर कमर्शियल इकोनॉमिक टारगेट्स भी होंगे और भारत का यकीनी तौर पर यानी पैमाना वसी होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी तरफ से भी खदशे के इजहार किए जा रहे हैं इन बयानात के बाद, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया और नासिर जंजुआ साहब का भी बयान सामने आया, क्या यकीनी तौर पर आप सूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ, एक तो पाक सऊदिया जो माहिदा हुआ और दूसरा जो हमारे अमरीका के साथ ताल्लुकात हैं वो यकीनी तौर पर इस जंग के बाद बदले भी थे। तो इस सारी सूरत हाल में सिनेरियो किस तरफ जाएगा अगर भारत ऐसी कोई कोशिश करता है? तो इसमें एक तो अलग फजल से वी आर गुड इनफ, लेकिन आपकी बात ठीक है कि अभी जो 2 मेजर शिफ्ट्स हुई हैं, आई वुड से कि ये बेसिकली टेक्टोनिक शिफ्ट है। जब आप कहते हैं पाक सऊदी माहदे में कि ये अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन अदर, तो ये ऐसे हवा में नहीं है, देयर इज सॉलिड फाउंडेशन। तो उसके इसका मतलब है कि भारत फिर मिडिल ईस्ट के साथ पंगा लेगा, सऊदी अरेबिया को इनवाइट करेगा कि वॉर में या किसी भी इनडायरेक्ट फॉर्म में लेट से उनके साथ लड़ाई करे। फिर एक और चीज जो आई थिंक मद्देनजर रखनी है कि इस वक्त जो है अब हम लोग टर्की में है, यहाँ से टर्की की सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान को कहा जा रहा है। ईरान इज फेल्ट कि हमारी स्ट्रेटेजिक डक पाकिस्तान है। तो ये नहीं है कि अभी सिर्फ इट्स लेट्स इंडिया पाकिस्तान, इज गोइंग टू बी होल रीजन सपोर्टिंग पाकिस्तान। फिर आपका अमेरिका का भी आई थिंक लेटेस्ट इनिशिएटिव है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ट्रम्प साहब आई थिंक जब दोस्ती का हाथ बड़ा है और ये बड़ी स्ट्रेंथन हुई है, मतलब आई वुड से कि एक रिलेशनशिप तो था, लेकिन अभी बरखा दत्त खुद कह रही है कि 70s के बाद दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप पाकिस्तान एंड अमेरिका है, चाइना के साथ है, रशियन वुड नेवर लाइक। तो ये मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन है। बिहार का इलेक्शन भी है, फिर ये जस्टिफाई भी करना है जी $85 अरब का बजट मिलिट्री को देना है, और दे आर यूजिंग देयर एयरफोर्स और आर्मी और नेवल चीफ्स को पोलिटिकली। और ये बड़े अफसोसनाक चीज है कि भारत की सो कॉल्ड प्रोफेशनल फौज, इसके कमांडर पोलिटिकल इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी बढ़के मारने के लिए। भाई मैं तो उनको कहता हूँ कि अभी चैलेंज है कि आपने 8 मिनट की लड़ाई करनी है, 8 घंटे की, 8 दिन की, 8 महीनों की, 800 साल की, वी आर रेडी। ठीक है। और यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर साहब ये हमने पहले भी ये पैगाम पहुंचाया और हमने हमेशा पहले अमन की बात की, लेकिन सूरत हाल जिस तरह आपने भी इशारा दिया और यकीनी तौर पर दुनिया आपका तब साथ देती जब आप में सच्चाई हो या आप राइट साइड पर खड़े हों, लेकिन जब आप हों ही सिरे से गलत, उसके बाद हमने देखा बहरहाल दुनिया ने हमारा साथ दिया। फिर चाहिए तो ये था कि भारत जो है उसकी हरकतें कुछ ठीक हो जाती, लेकिन फिर खेल का महाज हो, बाकी महाज पर भी हमने देखा अभी भी बयानात का सिलसिला जारी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या मुमकिन हो पाएगा या समझते हैं कि सिर्फ ये धमकियां ही हैं? ये देखिए उसमें एहतियात तो आपको रहना चाहिए, कैपेबिलिटी तो है एनिमी की, हमेशा कैपेबिलिटी और इंटेंशन 2 चीजों को देखा जाता है। इंटेंशन आपने रीड करनी होती है। दूसरा देखें भारत के अपने काफी सारे मामला खराब है। अगली वॉर में इंडियन पंजाब विल नॉट सपोर्ट देम। ले में आपने देखा है कि बिल्कुल एक रिवोल्यूशन की सिचुएशन है। देन जो है मणिपुर, इनके तीनों कोने जो है बर्न कर रहे हैं। बाकी वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिकली आई वुड से कॉशियस कि आप ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है और उन्होंने अपना डोमेस्टिक ऑडियंस को जस्टिफाई करना है, दुनिया को भी बताना है जी कि रोजाना आप देखें आई वुड से फ्लिमजी किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो दे शुड आई थिंक लुक आफ्टर इन देयर ओन हाउस, उसको दे शुड पुट इट इन ऑर्डर। बहुत ज्यादा जलन है। पाकिस्तान इज नाउ द मेन टॉपिक जिसमें कहते हैं डीहाइफिनेट करेंगे। अभी थ्रू आउट इनके थिंक टैंक्स में, मिलिट्री सर्कल्स में डिस्कस हो रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान इफ इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर, तो आप क्यों डिस्कस करें? तो आई थिंक पोस्ट 10th में इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला इस दफा जो है लड़ाई फिर वाकई अंदर जाएगी, जिसको हम कहते हैं घुस के मारना, या टेकिंग द वॉर इनटू एनिमी, और इंशाल्लाह वी हैव द कैपेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ। नाजरीन, ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल, उस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल मामला पे हमने गुफ्तगू करनी है। जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दस्तों गिरबार लफ्जी गोलाबारी जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अख्वंजादा चट्टान साहब आपकी जानिब। सर, आज भी हमने देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट हुआ, तकरीरें भी हुई और एक ही मुतालबा था कि हमें मुतमईन किया जाए और वज़ीर आला पंजाब माफ़ी मांगे अपने बयानात पे। लेकिन उन्होंने बारहा वाज़ेह किया कि माफ़ी तो वो नहीं मांगेगी। सर, फिर मुतमईन किस तरह से होंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको पता है कि हम मुफाहिमत वाले लोग हैं और हमने कभी भी किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया है। अगर किसी ने कोई अच्छा किया है तो हमने शाबाश भी दी है, हमने उसको सराहा भी है। लेकिन ये हमारा फर्ज है, हम भी सियासत कर रहे हैं कि जो गलत हो रहा है तो इसको हम गलत कहे। तो मुतमईन तो हम इस तरह हो रही है कि हमारा जो इत्तेहाद हो रहा था मुस्लिम लीग नून के साथ, तो हमारा इसके साथ एक लिखा हुआ मुआहिदा हुआ था कि ये इस पे अमल दरामद करे। हम मुतमईन तो हम इस तरह हो सकते हैं कि ये हमारी मुतालबात को मान ले। हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि आप जो भी फैसले करें मुशावरत के साथ करें, अपने पार्टी को इत्तेमाद में ले ले, अपने कोलिशन को इत्तेमाद में ले ले, अपोजिशन को भी इत्तेमाद में ले ले, क्योंकि ये फैसले पूरे मुल्क के लिए है। ये कोई एक हुकूमत के लिए नहीं है, न एक टाइम के लिए ये फैसले हैं। इसके असरात 100 सालों तक इस नेशन पे रहेंगे। तो फिर ये हक है कि आप अहम फैसलों के असेंबली में लाए, वहां पे इनके बहस करवा दे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कैबिनेट से भी मुशावरत नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े फैसले। अच्छा सर, क्लियर कीजिएगा कि जिन फैसलों की आप बात कर रहे हैं यकीनी तो पर अहम फैसले होंगे, ये फैसले किन की आप बात कर रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हो रहे हैं, लेकिन इसमें एतमाद में नहीं लिया। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि ठीक है, हम हुकूमत की जो अच्छी कारकर्दगी हम मानते हैं, हम मानते हैं कि मईशत के हालात वो नहीं है जो किसी टाइम पे हम टॉक शो कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल बैंक करप्ट होने वाला है, आज होने वाला है। खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई है, लेकिन 3 चीजों पे हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। नंबर 1 ये कि दहशतगर्दी के इसको दहशतगर्दी की तरफ बिल्कुल हुकूमत का कोई रुझान नहीं है। दूसरा ये कि इस हुकूमत में विफाक बहुत कमजोर हो चुका है। अब बलूचिस्तान का अच्छा सर, ये मामला तो और तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें BISP का मामला था, उस पर हमने देखा कि वहां से सारा मामला शुरू हुआ। सैलाब मुतासरीन को जो इमदाद देनी थी, फिर जिन फैसलों की आप बात भी कर रहे हैं वो फैसलों से मुतालिक जरा आगाह भी कीजिए। किन फैसलों से मुतालिक आप कह रहे हैं कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया? बिल्कुल जी, बहुत अहम फैसले हो रहे हैं। हमें तो क्या कैबिनेट को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। सर फैसले तो बता दें, फैसले किन फैसलों की बात कर रहे हैं? हम कहते हैं कि जो कौम की तकदीर के फैसले हैं उसको असेंबली में लाए, उसको असेंबली में डिस्कस करे, उसको तमाम लोगों को इत्तेमाद में ले ले, फिर इसके बाद आप फैसले करें। ये 2 बंदे बैठ के जो फैसले करते हैं, देखिए जब भी शख्सियात ने फैसले किए हैं इसका खमीजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। चाहे वो ज़ियाउल हक ने फैसले किए थे, चाहे वो मुशर्रफ ने फैसले किए थे। आज जो बलूचिस्तान चल रहा है, पुख्तनख्वा चल रहा है, ये शख्सियात के फैसलों की वजह से। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आपके फैसलों को आप असेंबली में लाए, सबको इत्तेमाद में ले। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपका जो पॉइंट ये है कि जी चला जाए मुशावरत के साथ, मुशावरत आपसे नहीं हो पा रही है। राजा साहब आपकी जानिब में आऊंगा। एक तो जिन फैसलों की बात कर रहे हैं सर, ऐसे कौन से फैसले हैं जिन पे आप एतमाद में नहीं ले रहे अपने खास इत्तेहादी को? देखिए, मुझे तो किसी ऐसे फैसले का इल्म नहीं है जिसमें यह लिखा गया हो उस वक़्त के जी अगर पंजाब का जो अंदरूनी कोई मामला होगा और इंतज़ामी मामला, पंजाब का इंतज़ामी मामला, अंदरूनी इंतज़ामी मामला, उसमें जो है वो सिंध के किसी शहर का मेयर जो है वो उठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देगा। मुझे किसी ऐसे फैसले का, लिखे हुए फैसले का इल्म नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि किसी एक सूबे के कैबिनेट मेंबर्स जो हैं दूसरे सूबे के उन मामलात के जिनका ताल्लुक एक जो है आफत, कुदरती आफत से हो
एक कलमिटी से हो, एक इमरजेंसी से हो, और उस पे उठ के तो एक ऐसी राय दी जाए कि जो लॉजिक पे भी पूरी ना उतरती हो। यानी आप अंदाज़ा करें कि इब्तदा कहाँ से हुई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आया पंजाब के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक स्पेशलाइज प्रोग्राम है टारगेटेड एट डाउन ट्रॉडन पीपल कि जिनके पास बेयर सबसिस्टेंस के लिए कुछ नहीं है, और वो जितने परसेंट भी हैं उनका डाटा मौजूद है, और वो हर 2-3 साल के बाद एक थर्ड पार्टीज को हायर करके उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है और अगले चंद बरस उस डाटा को यूज़ किया जाता है। और उसकी बुनियाद ये होती है कि किसका घर 3 मरले से कम है, किसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, किसी के पास कार हो तो वो उसके काबिल नहीं समझा जा सकता, कोई मुल्क से बाहर हो तो उसे नहीं समझा जाता, तो किसी के पास पेंशन हो तो तब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद हासिल करने का वैल नहीं है अगर पेंशनर है फैमिली में। फिर दिस प्रोग्राम इज़ टारगेटेड एट विमेन। तो अब उसको कहा जाए कि जी सैलाब के इलाके जो डूबे हैं उसको वो डाटा यूज़ किया जाए, तो ये तो इस पे तो यानी आदमी क्या हमदर्दी कर सकता है उस मशवरे पे, क्योंकि वो तो एक्चुअल जो जिसका नुकसान हुआ, जिसकी जितनी ज़मीन ज़ेरे आब आई, फसल आई, अगर फसल काश्त थी तो उसका तखमीना लगाया गया है और लगाया जा रहा है। और 17 अक्टूबर से आज फैसला हुआ है कि उनको चेक्स की तकसीम की जाएगी। इसी तरह एक मकान अगर किसी का गिर गया है पूरी तरह, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में कहाँ लिखा हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा तो कराची में सबसे ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ पीपल आर इन कराची। यानी कमरुल इस्लाम साहब, वैसे तो मरियम नवाज साहिबा भी क्लियरली फरमा चुकी हैं कि इस पे नो कॉम्प्रोमाइज होगा, और जिस तरह यकीनी तौर पर जिस तरह आपने भी कहा कि पंजाब के इंतजामी मामलात हैं, तो इस पे यानी पीपल्स पार्टी को हम फिर कोरा जवाब ही समझें? जी नहीं, इंतजामी मामले पे नंबर 1। जी उन्हीं की बात। नंबर 2 ये कि ये एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल भी है और मैटर ऑफ टेक्निकल मैटर भी है कि अगर कोई मशवरा ऐसा हो कि जिस पे अमल किया जा सकता है तो वो तो और बात है, लेकिन ये मशवरे की बुनियाद ऐसी थी और फिर उसको अना का मसला बना लेना। देखे ना, सिंध में सैलाब आया 2022 में, मुझे एक बयान कहीं से निकाल के दिखा दें कि कहीं पंजाब के किसी कैबिनेट मेंबर ने, पंजाब के किसी उस, हालांकि उस वक्त तो इत्तेहादी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा थी, तब भी कहीं कहें कि किसी ने कोई राय दी हो। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। से फिर सैलाब गुजरा। बिल्कुल ठीक है आज़र सिद्दीक साहब, तो ये बुनियादी नुकता तो यही है जी। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। आज़र सिद्दीक साहब, इन दोनों जमातों की जो हम देख रहे हैं एक जो लफ्जी गोलाबारी जारी है और इसको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम होने वाला है, आप किसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात जो है वो किस तरह से देखती है इसको? बहुत शुक्रिया। तमाशा ही रहा हर एक मंजर, जंग कैसी, ये सब नूरा कुश्ती थी, हकीकत थोड़ी थी। जरा मैंने इस शेर के अंदर कोशिश की है, समो दिया बात को, जरा इसको एक और तरीके से भी लिख के देते हैं, आते हैं। छुप छुप के मिले हमसे कि महफिल में तमाशा ना हो, वो सामने भी ना आए तो पर्दा भी उठाना हो। वाह, बात को समझिएगा, ये समझना है इस सारी बात को। अभी आपने याद हो अमल वली की सेनेट अपना पार्लियामेंट के अंदर तकरीर सुनी होगी आपने, क्या क्या बातें उन्होंने की, और क्या कोई एक्शन हुआ? उनको घर से उठा लिया क्या? उनके खिलाफ कोई सख्त किसी तरह की कोई पर्चे दर्ज हुए क्या? उनके किसी रिश्तेदार को घर बंद कर दिया गया? नहीं किया गया। तो ये एक नूरा किश्ती की एक शक्ल है इस वक्त, चूँकि बड़ा इशू है और उस बड़े इशू की निशानदेही मैं आज से नहीं कर रहा, मैंने तो अप्रैल में कह दिया था सितंबर होगा। असल इशू अब आप लोगों के सामने आ गया है, वो इसराइल तस्लीम करने की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सर सितंबर तो गुजर गया, सामने नहीं बताना चाहते। 20 नकाती है उसके सामने, ये सारे कुछ वाक़े सितंबर में हुए हैं ना जी। आप शेख रशीद वाली बातें कर रहे हैं? वाक़यात आपने देखे ना, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो अप्रैल से ये बात कह रहा हूँ। और वो बातें देखिए, मैंने तो ये बात भी कही थी जब नवाज शरीफ जब सऊदी का पैक्ट हुआ, बहुत बड़ा काम है हमारे जिम्मे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी, लेकिन मैंने कहा था अगर अमेरिका इसके खिलाफ जाएगा तो नजर आ जाएगा कि हालात और वाक़यात क्या। फिर हमने सारा कुछ देखा, फिर वो तरीकाकार देखा कि शहबाज शरीफ ने अगर अमेरिका जाना था वो लंदन क्या करने गए, नवाज शरीफ भी उन दिनों लंदन पहुंच गए। फिर वहाँ अमेरिका में जो कुछ हुआ वो कहानी सारी सामने आ जाएगी, हकायक आप छुपे नहीं रहते हैं।
फिर वो देखा कि जनाब कोई जुनेजो कोई शमे रोशन हुई, कोई जुनेजो में बैठी वहाँ पर, फिर वो सारी कहानी सामने आई, फिर एक वजीर दूसरे वजीर के साथ। ये कहानियों को जब अब कहानियों से मिलाए ना, अब देखा गया कि वो मामला इतना उलझ गया ना, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे होना है। फिर ये वाला मामला एक्सकलेट हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा, वो मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात को देखे, चूंकि एहसास प्रोग्राम वगैरह के हवाले से मुझे तो पता है, यानी अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट का भाई वो कौन क्या भाई वो डाटा आपके पास अवेलेबल है, और वो बात गलत नहीं कही गई, वो गलत बात इस तरह से है, डाटा वहां से उठाए, लोगों की मदद करे। अभी तक ग्राउंड पे बताए ना क्या किया, कितने लोग बताया। ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है। BISP के अंदर जब जितना भी डाटा मौजूद है उसमें सारे सैलाब ज़दगान तो नहीं है। ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और जनाब आज़ाद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि BISP का जो PTI का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो ठीक है। तो मैं ये फरमा रहा था आपसे सर आज़ाद सिद्दीकी साहब कि BISP में जितने भी लोग हैं यकीनी तौर पर डाटा अपनी जगह पे मौजूद है, आप इस मुतालबे को सही माने, लेकिन उसमें तमाम लोग सैलाब मुतासरीन तो नहीं है। और दूसरा, आपने अभी लंदन में मुलाकातों की भी बात की कि लंदन में क्या हुआ, तो सर मुझे भी बताइए ज़रा क्या हुआ। अच्छा, एक बात तो ज़रा समझना, आपने इसराइल को तस्लीम करने का या ये सारा मामले का ये एजेंडा पुराना था। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने नारा लगाया, आज अमेरिका इनसे पर भागा आ गया। दूसरी तरफ देखिए चाइना के साथ हमने क्या हालात किए, रशिया के साथ जरा जोड़ के देखें, आपको तय करना है कि आपको ठहरना कहाँ है। दूसरी बात वो, यानी यहाँ मैं लंदन प्लान आपके सामने रखता हूँ, नवाज शरीफ तो बीमार था ना, अब बीमार था तो इस तरह से तो खामोश बैठे रहे। आज कल ही में क्यों गए, वहां गए, फिर मुलाकातें हुई, वो अंदर बैठ के डीलें सीने सारी आगे, वो मैं वक्त से पहले बहुत सी चीजें आपके सामने बता चुका हूं कि एजेंडा कुछ और है। अब ये एजेंडा ये काबिल कबूल नहीं होना है, हम आपको पहले बता दें। यानी ये जो बैठ के हमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा रहा है ना, कि हम 2 नेशन थियरी की तरफ जा रहे हैं और प्लानिंग की तरफ। भाई वो 1967 का प्लान है, वो देख लें, यूएनओ की जो रेजोल्यूशंस हैं, अगर आप उस पर हजरत कायदे आजम पे देखें ना, ये मुस्लिम लीग नून है ना, मुस्लिम लीग तो हजरत कायदे आजम की जमात थी ना, तो अगर वहां देखें तो आई एम सॉरी, अब तो ये नवाज शरीफ की जमात है। तो मैं जो इसके अंदर कंस्पिरेसी की बहुत सी थियरी देख रहा हूँ, बहुत का जिक्र कर चुका हूँ। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है ना, यहाँ क्या होता था, अब चूंकि मैंने हाईकोर्ट में मामला लेकर गया, यहाँ फर्टिलाइजर्स वगैरह हमने उसका कैसे इस्तेमाल किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तोड़े छोड़े बांटना, रोजों में कहा पता नहीं क्या करना, और वो आपने देखा कितना फ्रॉड हुआ। अल्टीमेटली जब हमने सारा मामले को देखा, फर्टिलाइजर का प्रोग्राम सामने लाया, तो फर्टिलाइजर से चीजें डाटा निकाला कि लैंड होनी कितनी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला जो प्रोग्राम है या एहसास का प्रोग्राम, वहां पर डाटा एक ऑर्गेनाइज और बड़ा कैलकुलेटेड डाटा पड़ा। नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिकली सैलाब की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये किस तरह क्लियर होगा कि मैं बता रहा हूं जी सैलाब मुतासरीन नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से डाटा सारा इकट्ठा किया कि लोगों की लैंड होनी कितनी है, लोग पटे पे कितने रह रहे हैं, यानी सैलाब ज़्यादा इलाकों में से वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन ग्राउंड पे देखिए ना, अगर साहब, लेकिन देखिए कान या यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, हुकूमत पंजाब भी तो ये काम कर रही है ना। आज ही खबर मैं देता चलूँ आपको कि सर्वे तो बहरहाल रवां हफ्ते शुरू हो चुका है और डेटा तो इकट्ठा किया जा रहा है। ना देखिए, मैं तो इस सैलाब वाले मामले में बड़ा पुराना हमें पब्लिक इंटरेस्ट करता रहा हूँ। जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब के जब यहाँ जज थे, तो वहाँ एक बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाया गया कि कैसे रोकना है, सैलाब को कैसे रोकना है, रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, नहरों को कैसे कंट्रोल करना है, दरियाओं को कंट्रोल, उस पर तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखें ना, वो जाके चंद तस्वीरें टिकटॉक के साथ बैठकर बना लेना, वो DC डिप्टी कमिश्नर का बना लेना। सर आपका पॉइंट आ गया, इसका जवाब तो मैं लूंगा जनाब रजा साहब से, लेकिन अखमद चट्टान साहब आपकी जानिब आऊंगा। BISP का जो मुतालबा, जहां से ये मामला सारा शुरू हुआ, बयानबाजी हमने देखी, वो तो क्लियरली हुकूमत ने मना कर दिया। और दूसरा, जिन फैसलों की आप बात कर रहे थे, क्या ये वही फैसले हैं जिनका भी हवाला दिया जनाब आज़ाद सिद्दीकी साहब ने? देखिए जी, जहां तक बेनजीर इनकम सपोर्ट का ताल्लुक है, हमने हुकूमत को एक मशवरा दिया कि अगर आपने लोगों को जल्दी रिलीफ देना है तो आप ऐसा करें कि आप सर्वे करेंगे, इस पे आपका टाइम लगेगा, तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट का सर्वे उठा के और फौरी तौर पे लोगों का कैश जो है वो इमदाद करी। हुकूमत ने मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। पंजाब में सैलाब आ गया तो चेयरमैन बिलावल साहब खुद आया, पंजाब का दौरा किया, और हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा की जो अच्छे काम थी इसका तारीफ भी किया, और वाकई के
रेस्क्यू में और रिलीफ में मरियम नवाज साहिबा ने लोगों के साथ बहुत मेहनत किया। तो ये चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन ये कहना बहुत ज्यादती है कि पंजाब में और कोई बात नहीं करेगा। भाई कोई सुबह किसी का जाती जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी है। मैं पुख्तून हूँ, लेकिन जितना मैं अपने आप को पुख्तूनख्वा का समझता हूँ इतना मैं अपने सर वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन जो उनका मौकिफ है, जिस तरह अभी राजा साहब ये फरमा भी रहे थे कि पंजाब के इंतजामी मामला था ना सूबे के, यकीनी तौर पर वो सूबे की गवर्नमेंट ही देखेगी, जिस तरह की सिंध के मामला है वो गवर्नमेंट ही देखेगी, उसमें आप इंटरवीन तो नहीं कर सकते या किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते, नहीं जी हमारे मुताबिक आप फैसले करें। ये तो ये कह रहा है ना, मैंने तो नहीं कहा है। मैंने तो आपको इख्तिलाफ का वजह बता दिया कि इख्तिलाफ के हमारे दो वजह हैं। सबसे पहला वजह हमारा ये है कि जो एहसासी महरूमी की शिकार कौमें हैं और सूबे हैं, आप इसकी तरफ भी तवज्जो दे दे। अब पूरा हुकूमत पंजाब भी हमारा है, लेकिन पूरा पंजाब विपाक तो नहीं है ना। आप पुख्तनख्वा की जो अवाम के मसाइल है, इनके जो मुश्किलात है, आप इस तरफ भी तवज्जो दे दे। आप बलूचिस्तान के लोगों के जो मसाइल है, आप इस तरफ भी तवज्जो दे दे। आप कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दे दे। आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी तवज्जो दे दे। आप सन में खामखा के मसाइल पैदा नहीं करें कि मेरा पानी मेरा मर्जी। आपका पानी कहाँ से है? पानी तो या पुख्तनख्वा से निकलता है या गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है। कश्मीर से जो पानी निकलता है वो तो इंडिया ने बंद कर दिया आप पे। तो आपके पानी कहाँ से आ गया? खामखा क्यों इस तरह के मसाइल पैदा कर रहे हो कि कौम का और भी नफरत बढ़े? तो हम हुकूमत से ये कह रहे हैं कि विपाक को मजबूत करे। सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब से पाकिस्तान नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं से कह रही है कि जो अहम फैसले हैं, जो अहम फैसले हैं उसको पार्लियामेंट में ले आए। आप अपने कैबिनेट से भी डिस्कस नहीं करते हैं। कोलिशन तो छोड़ दे, अपोजिशन तो छोड़ दे, एक तरफ रख दे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और ये मामला जो है गिला, ये जो आपका ये खासा पुराना भी है, जब गवर्नमेंट हुई थी। इस पे हम जवाब लेंगे जनाब कमरुल इस्लाम रजा साहब से। ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। तो वेलकम बैक नाजरीन, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कमरुल इस्लाम राजा साहब, आपके जाने मांगूंगा, दोनों आपके जो भाई हैं गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और एक तो ये गिला कि आप मुशावरत नहीं करते हैं, दूसरी आपने जो BISP थी उस पर मौक़िफ़ दोनों पार्टीज़ का भी सुन लिया, और एक और गिला ये सामने आया जनाब आज़ाद सिद्दीक साहब की जानिब से कि दिखाई चीज़ें कुछ और जा रही हैं लेकिन पसे पर्दा चीज़ें कुछ और हैं। आम मुआहिदे की बात कर रहे हैं वो, आपका टेक इस पर? ये बड़ी खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू की दोनों भाइयों ने, और मैं यकीनन उनकी राय का एहतराम करता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस पिछले 5-7 बरसों में जिस फ़न को सबसे ज़्यादा फ़रोग हासिल हुआ वो कहानी साजी का फ़न है। और कहानी बना लेना किसी वाक़े से, कि कुछ वाक़यात 3-4 को जोड़ लेना, ये पिछले आपने देखा होगा कि इंतहाई जो है वो महारत के साथ ये काम किया जाता रहा। तो इसमें तो कोई दूसरा, मेरे भाई अजहर साहब ने कहा कि जनाब ये नूरा कुश्ती है, पीपल्स पार्टी वाली है, तब भी अगर वो आज जो एमल वली साहब का आया उसके बारे में भी, तो मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि ये तो दो मुख्तलिफ जमातें हैं, आपस में इख्तलाफात होंगे, कुश्ती हो सकती है, लेकिन ये जो जमात के अंदर आपकी हो रही है ये कौन सी फतूरा कुश्ती है, जमूरा कुश्ती है, मूरा कुश्ती है, क्या नाम देंगे उसको? ये जवाब लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने एक और बात भी की, इन्होंने कहा जी कि जजेस ने, वो कोई किसी जज का नाम लिया कि जी उन्होंने सैलाब का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला दिया था। अब इनकी जमात आदि है हमेशा से कि ये जजेस के थ्रू उनकी जो माहिरीन की राय है कि डैम्स बनाने के लिए भी जो है ये जजेस डिक्टेट करते रहे कि कहाँ डैम बनना चाहिए, उसके पैसे कहाँ से आने चाहिए, उसके पैसों की फंडिंग किसको जाके करनी चाहिए, मुल्क के काजी उल कुज़त को करनी चाहिए, फिर वो अस्पतालों के बर्तन कैसे होने चाहिए, वो टीन के होने चाहिए या एल्युमिनियम के होने चाहिए, और अस्पताल के मालिक को लिबास कैसा पहनना चाहिए। फिर इसी तरह दीगर मामलात में भी कि जी वो ट्रैफिक प्लान किसी जज ने दे दिया, तो ये टेक्निकल लोग ये फैसला करते हैं कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लिक तमाम तर राय का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि उस डाटा में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो जुलाई में बारिश हुई या अगस्त में बारिश हुई उसमें जो है किसका घर डूबा और किसकी
जमीन डूबी, और वो सर्वे अब तकरीबन मुकम्मल हो गया। अच्छा राजा साहब, जो आपने सवाल अब उठाया अभी पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स का, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका जवाब मिलूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या अभी भी गुंजाइश मौजूद है? क्या समझते हैं मुस्तकबिल करीब में ये जो हम देख रहे हैं लफ्जी गोलाबारी, ये थम कब तक जाएगी? देखें, ये बड़ी नेचुरल होती है दो सियासी जमातों में। इत्तेहादी जमातें ज़रूर हैं, लेकिन दे आर पोलिटिकल पार्टीज, इनकी अपनी हिस्ट्री है, इनकी अपना एक मंशूर डिफरेंट है, इनकी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो इसलिए ये गोलाबारी चलती रहेगी। नहीं, आप ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये मामूल की चीज है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। आज़ाद सिद्दीक साहब, 2025 में भी आपने देखा, और फिर बजट पास हुआ, 26वीं आईनी तरमीम, एक्ट्स मुख्तलिफ में देखा वो पास हुए, तो ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। चले जी, उम्मीद करते हैं कि खत्म हो जाए। आज़ाद सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आऊंगा, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत की आमिल जमात है, लेकिन जो हम पहले दिन से ही मामला डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से आपके जो बानी हैं वो अंदर हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो इसकी क्या वजूहत समझते हैं? ये खत्म करेंगे तो आप कोई किरदार अदा कर सकेंगे ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर? अच्छा, हम डूबते रहे सवालों की लहर में, वो हंसते रहे इक्तदार के पहरों में। वाह, कुर्सियों के खेल में सब कुछ लुटा दिया, अवाम के जख्मों को किसी ने सोचा दवा। समझना है इस बात को। इंटरनल पॉलिटिक्स से इट मेक नो डिफरेंस। हमारे को मसले मसाइल हैं, उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्या था? नहीं सर, पार्टी को नुकसान नहीं होता, सवाल हम उठाते रहे। नहीं, कोई पार्टी को देखो कोई नुकसान नहीं है। पार्टी को जो नुकसान तो ये जमहूरियत के डिक्टेटर के, अगर आप फैक्ट्स पे जाएं तो पार्टी को तो खैर नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपका वर्कर है वो बड़ा परेशान होता है। एक दिन अली अमीन गड्ढेपुर साहब और बात करते हैं, आपके चेयरमैन साहब और बात करते हैं, अली भाभी भी आती हैं वो और बात कर देती हैं। नहीं, जरा बात को समझना है आपने। 3.5 साल में आपको पता नहीं दूधर शहर की नहरें बह रही हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। महंगाई खत्म होगी, तेल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे आ गया। ऐसा मैं दावा कोई नहीं करता। कहां चलेगी खुदारा? नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूं ना। तवज्जो क्या थी? सिर्फ एक थी कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देना। आपने झूठे केस बनाए, खसो खशाक की तरह बह गए, और जो अदालतें आपने खड़ा की हैं, कोई यकीन करता है? एक हवलदार को तो बुला नहीं सकती अदालतें। और जो बाकी जुडिशल एक्टिविज्म थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, वो मैं करता रहा हूं पब्लिक जुडिशल एक्टिविज्म सारी, कि जो अस्पतालों में क्या मामला था। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुझे जवाब लेना है जनाब अखवंजादा चट्टान साहब से। चट्टान साहब, आपने राजा साहब की गुफ्तगू सुनी और आज़ाद सिद्दीक साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। बॉटम लाइन मुझे सिर्फ बताइएगा कि जो आपके इख्तलाफात है दोनों पार्टीज के, कब तक आपको रिजोल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपने माफी का मुतालबा किया है, वो तो नहीं मिलनी। देखिए जी, ये माफी मांगे या नहीं मांगे, हम कोई अपने जात के लिए, हमने तो शहीद बीबी की शहादत पे भी पाकिस्तान का पे का नारा लगाया। हमारे तो जबान काटे गई, फिर भी हमने किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी सर मुझे ये बताइए, सिर्फ टाइम क्योंकि शॉर्ट है, कि कब तक ये मामला हल हो जाएंगे? मामला तो तब हल होंगे जो हमारे मुतालिबात है हुकूमत से। उन्होंने हमारे साथ एक लिखा हुआ मुआहिदा किया है, और आप मुझे बताएं कि हुकूमत से बिल्कुल ठीक है, यानी आपके जो चीदा मुतालिबात है उनकी मंजूरी तक ही ये मामला हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। क्योंकि मसाइल को असेंबली में लाए तो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।